साथ शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पार्ट 6 इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में उसके बारे में दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारे ही एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे। जहाँ पे लिमिटेड आपके सिलेबस हैं किसी पीएसयू में, तो वहाँ पे भी हो सकता है अगर इनकम टैक्स लिखा हुआ है तो आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। बट जैसे लोग बोल रहे हैं डीडीए, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जूनियर लेवल सीनियर लेवल में इन मीनिंग ऑफ सैलरी अलग हो जाएगा, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। तो ये सारे ही प्रिपरेशन के लिए है, तो प्रिपेयर करते रहिए और लॉकडाउन का फुल यूटिलाइजेशन करिए। जहाँ पे हम बात करेंगे इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी की, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपका बेसिक ऑफ चार्जेस। यहाँ पे सेक्शन इसका 15 है। एडवांस सैलरी रिसीट बेसिस, आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एरियर सैलरी, तो ये पार्ट हैं इसके अंडर द हेड ऑफ सैलरी में। तो सबसे पहले डिडक्शंस कुछ होते हैं जो अंडर सेक्शन 16 में मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिडक्शन है और कैसे वो कितना मिलेंगे, क्योंकि इसकी लिमिट्स और यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चार्जेबिलिटी जो होती है सैलरी ड्यू बेसिस होती है, जैसा कि यहाँ पे बताया एडवांस बेसिस होता है, और एरियर के रूप में सैलरी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मीनिंग क्या है सैलरी का, परग्जिट क्या क्या मिलते हैं, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं सैलरी वाले चैप्टर्स में। बाकी डिटेल के लिए आप एक बार ज़रूर अपने बुक को उठा के पढ़िएगा, आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ सैलरी सेक्शन 17(1) वेजेस। उसके बाद एनी एन्युटी पर्सन, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, परग्जिट और प्रॉफिट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। ये सिर्फ मीनिंग मैं बता रहा हूँ, कभी कोई पूछ देता है कि मीनिंग में क्या इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको बस ध्यान रखने हैं। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड लीव और अवेल्ड बाय द एसएससी, द पर्सन द पोर्शन ऑफ द एनुअल करेक्शन इन previous year to the extent balance sheet or credit of an employee transferred balance recognition like RPF है यहाँ पे, जो contribution made by the employer to the previous year to extent of an employee। तो ये सारे मीनिंग में आ जाते हैं सैलरी के, आप एक बार अच्छे से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है HRA। तो कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे HRA भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको HRA बताना होता है। कभी कभी वो पूछ देते हैं एग्जम्प्ट कितना होगा या टैक्सेबल क्या होगा। तो HRA यहाँ पे सेक्शन भी कई बार आ चुके हैं। 10(13)A है, रूल 2A है। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे अगर उसने एग्जम्प्ट कितना होगा तो वो आपको टिक करना होगा, और या फिर आपका टैक्सेबल क्या होगा। तो सपोज़ आप 1 लाख की बात करें, अगर उसमें से 60,000 एग्जम्प्ट है, 40,000 टैक्सेबल, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका ध्यान देना है। एग्जम्प्ट बोलेगा तो एग्जम्प्ट पे टिक करना है, अगर टैक्सेबल बोलेगा तो जितना आया उसमें से एग्जम्प्टेड माइनस करके टैक्सेबल कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल HRA रिसीव्ड एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी और 40%, 50% आपका मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उसमें आपका 50% का सैलरी का लेना है, और जो नॉन मेट्रो हैं वहाँ पे 40% आपको सैलरी का लेना होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, द एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी सिंपली आप बोल सकते हैं इसको। तो इन तीनों में से जो लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना होगा आपको कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन मंथली दिया है या फिर आपको एनुअल दिया है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मंथली है तो एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर एनुअल है कुछ मंथली में है तो मंथली एनुअल इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको एक ऐड पार करके उसको कैलकुलेट करना है। या तो आप मंथली कैलकुलेट करिए अगर मंथली पूछा है तो, या एनुअल पूछा है तो एनुअल में आपको बताना होगा। और यहाँ पे सैलरी की मीनिंग बताई गई है कि बेसिक प्लस DA इफ़ इट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज फिक्स परसेंटेज। तो ये आपको देखना होगा कि वहाँ पे सैलरी की इन्फॉर्मेशन क्या दी है, बेसिक दिया है, DA दिया है। अगर कुछ नहीं बोला है तो उसे पूरा ही फॉर्मिंग पार्ट मान लेंगे हम।
प्लस कमीशन अगर दिया है तो उसका परसेंटेज जो होगा टर्नओवर का वो निकाल लेंगे, बट नॉर्मली सैलरी और डीए ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अलाउंस की, तो कुछ अलाउंस ये जो यहाँ पे मैंने शेयर किया है, तो आप मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है डाउनलोड कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे डाउनलोड करके, मतलब मेरे CMA गुरु PKC नाव से चैनल है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, सारी PDFs, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में कुछ हेल्प मिल जाएगा। बाकी चीज़ें आप अपने बुक्स से, जो भी CA CMA का है ग्रेजुएशन में, अगर आपका नहीं भी है तो उनके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF बुक्स और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे हैं कंपनसेंट्री अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेंट्री हिल्स एरिया। तो 800 और यहाँ पे 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे आपका पता चल जाएगा। 7000 पर मंथ इन द सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कंपनसेंट्री अलाउंस यहाँ पे भी है 1300 और 1100। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे एरिया है। उसके बाद तो ट्राइबल में एरिया में है तो 200 पर मंथ। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो यहाँ पे आपका 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर मंथ। तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछ सकता है या दोनों आ जाएगा, तो आपको ये देख लेना है कि क्या होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 200, मतलब दो चिल्ड्रन का 100 पर मंथ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कितना 2400 अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 चिल्ड्रन पे आपको अलाउंस एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर, तो हॉस्टल के लिए यहाँ पे 300 है। कंपनसेंट्री फील्ड एरिया अलाउंस, तो आपको मेन पॉइंट्स ये सारे याद रखने की किस पे क्या है, तो 2600। कंपनसेंट्री मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000। उसके बाद यहाँ पे आपका इन सर्जरी अलाउंस ग्रांटेड 3900। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज़ ब्लाइंड, तो ब्लाइंड डीफ डंप है तो आपका 3200 है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये वाला अलग केस है। यहाँ पे ब्लाइंड यानी हैंडीकैप एक तरीके से मान के चलिए हैं, किसी भी चीज़ में, चाहे आप आँख से हैं, कान से हैं, किसी भी चीज़ से, तो 3200। यहाँ पे अंडरग्राउंड अलाउंस आपका 800 पर मंथ है। उसके बाद यहाँ पे एनी स्पेशल अलाउंस इन नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग, तो ये वाले तो खासकर नहीं आते हैं आपका। ज़्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद आपका आता है फील्ड कंपनसेंट्री अलाउंस, तो सीरियल नंबर 5, 6, 7। उसके बाद यहाँ पे 10 आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एनी स्पेशल अलाउंस इन नेचर ऑफ स्पेशल कंपनी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया 4200। तो इस तरीके से इसको आपको याद कर लेना है सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी सेक्शन। आप याद रखिएगा सारी चीज़ों का, ज़्यादातर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 10 है। तो यहाँ पे ग्रेच्युटी आपको पता ही है 5 ईयर अगर आपने सर्विस रेंडर कर ली है किसी भी कंपनी में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेच्युटी के लिए। तो 5 ईयर का भी कंडीशन ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेच्युटी के जो प्रोविजंस है बाकी सारे वो आपको मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसके बाकी प्रोविजंस किसको पेबल है, कब पेबल है, कितने टाइम में मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जिन्होंने 5 ईयर कंप्लीट कर लिया सर्विस वो एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेच्युटी के लिए। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको मैं दिखाऊंगा आपको। रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, अगर सर्विस के टाइम पे आप रिसीव करते हैं ग्रेच्युटी तो फुल्ली टैक्सेबल है। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, अगर ये 2 केस में करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 केस हैं। एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, अगर ये लोग रिसीव करते हैं तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है। तो आपको ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है ग्रेच्युटी एग्जाम्प्टेड टू या ग्रेच्युटी किसको एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पे ये सारे एम्प्लॉय हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लिखा है, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस लिखा हुआ है, लोकल अथॉरिटी है, तो इनके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है अगर ये रिटायरमेंट और डेथ के केस में है। और अदर किसी केस में टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कोई भी एम्प्लॉई हो, अगर ड्यूरिंग सर्विस रिसीव करता है तो वो फुली टैक्सेबल है। उसके बाद अदर एम्प्लॉइज जो है कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं तो उनकी केस में क्या होगा, और नॉट कवर है यानी कवर नहीं होते तो क्या होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एग्जाम्प्टेड, तो इनमें से जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो ग्रेच्युटी मिलना है वो कितना है 20 लाख, तो इसकी लिमिट भी ध्यान रखेंगे। ग्रेच्युटी 20 लाख हो गया है, पहले 10 लाख हुआ करता था, अब 20 लाख हो गया है। तो 20 लाख को आपको ध्यान रखना। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा कि ग्रेच्युटी अमाउंट कितना है तो वो 20 लाख है, आपको 20, 10, 25 ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे। 20 लाख एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड और कैलकुलेशन के लिए 15 डेज सैलरी, और सैलरी का मीनिंग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने
बता दिया है, वैसे यहाँ पे भी है, इसी में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सो 6 मंथ 2 डेज़ भी हो जाता है तो वो 7 मंथ हो जाएगा। इस तरीके से आपको पार्ट में भी को भी कवर कर लेना है। नंबर ऑफ डेज़ इन ए मंथ टू बी टेकन 26, तो 26 आपको लेना है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से, अभी मैं माउस से कर रहा हूँ तो सही से लिखा नहीं पा रहा है, 15/26। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे, ये फार्मूले होते हैं इसके। और सैलरी यहाँ पे बेसिक सैलरी जो भी होगा इस तरीके से होगा। आपने किया हुआ है, एक बार आप ज़रूर कैलकुलेशन करके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद जो नॉट कवर में है, यहाँ पे भी फर्स्ट के 2 टर्म्स जो हैं कंडीशन सेम है, 20 लाख एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव, यहाँ पे हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी, तो इसका मीनिंग यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो हाफ मंथ सैलरी यानी 1/2 यहाँ पे मान सकते हैं, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन, यहाँ पे 130 यानी 1/2 यहाँ पे हो जाता है आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो एक बार ज़रूर बुक्स में देख लीजिएगा आपने। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट या फिर रिटायरमेंट पे जो भी होता है, सेक्शन 10(10)AA। तो यहाँ पे भी 2 केस बनते हैं, रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस, तो सर्विस में कुछ भी अगर रिसीव्ड होता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन पे मिलता है आपका, तो बाई ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट है बाई एनी अदर एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जम्प्ट है अगर वो रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन के बाद मिलता है, और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से जो लोअर होगा वही आपको मिलने वाला है, एग्जम्प्ट मतलब किया जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 3 लाख, तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी लीव इन कैशमेंट की लिमिट पूछता है तो वहाँ पे आपको 3 लाख का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टिक करना है आपको। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड सेकेंड है। उसके बाद 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग, सो लास्ट 10 मंथ्स जो भी सैलरी होगा उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। और कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव बेस्ड ऑन द लास्ट मंथ्स एवरेज सैलरी, तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, तो जो लीव आपने अवेल्ड नहीं की है उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अर्न लीव टाइटल कैन नॉट बी एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर और एक्चुअल सर्विस, तो हर साल का जो भी है आप 30 डेज से ज़्यादा का लीव अवेल्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन, यानी पेंशन की बात यहाँ करेंगे हम। 10(10)A, तो पेंशन की बात करें तो कम्यूटेड और नॉन कम्यूटेड 2 तरीके का है। तो नॉन कम्यूटेड जो होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया कि नॉन कम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल है। अब कम्यूटेड में क्या क्या केस होते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि ऊपर ही था वही सारा है, एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी है। अगर ये लोग कम्यूटेड कराते हैं तो यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट है। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल डिफेंस एक्सेट्रा हैं, अदर देन इसके हैं। तो आपका क्या होगा, इफ़ द एम्प्लॉयज़ रिसीट ऑफ ग्रेचुटी, अगर उन्हें ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाई कम्यूटेशन परसेंटेज इंटू 100 वुड बी एग्जम्प्ट, सो ये एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो कैलकुलेशन है तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार बुक्स में भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे वैसे पेंशन से रिलेटेड सिर्फ इसकी जो लिमिट है वही आता है कभी कभी, या फिर पूछ दिया जाता है कि कम्यूटेड पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो एग्जम्प्ट है, फुल्ली एग्जम्प्ट है, पार्टली एग्जम्प्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। तो आपको फुल्ली एग्जम्प्ट करना है गवर्नमेंट के केस में, अभी तक यही क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी वन मतलब हाफ, फिर ये फार्मूला दिया हुआ है, इसको आपको पुटअप करना होगा, तो इसका भी ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं गिफ्ट वाउचर और टोकन गिवन लीव ट्रेवल कंसेशन, तो इसके बारे में शॉर्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेयर वर्थ ऑफ गिफ्ट इज़ इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 देन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 सो टैक्सेबल, सो यहाँ पे अप टू 5,000 नॉन टैक्सेबल और 5,000 से ज़्यादा तो टैक्सेबल। नो सच एग्जाम्पशन ऑफ रुपीज़ अवेल्ड ऑन गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल टू कैश, हो अगर कैश और कन्वर्टेबल टू कैश में है तो आपका यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगह मील कूपन्स मिलते हैं, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, उससे कोई चीज़ आप परचेस ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब लीव ट्रेवल कंसेशन है सेक्शन 10(5). अब यहाँ पे अगर बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ पीरियड होता है कि आपको कितने एग्जाम्पशंस मिलेंगे, तो 2 जर्नी आप कर सकते हैं
4 साल के ब्लॉकेज में। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी मतलब कि जनवरी टू आपका दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है, तो आपको पूरे 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी मिल सकता है और 2 साल में 1 ब्लॉक आप ले सकते हैं। फैमिली में यहाँ पे बता दिया गया मीनिंग है, ये सारा आपको पता ही होगा, देख लीजिएगा एक बार। स्पाउस है एंड चिल्ड्रंस ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद अब प्रोविडेंट फंड की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट कभी पूछ लेता है, उसके बाद कभी पूछ देता है कि कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे SPF यानी स्टेचुटरी और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ये वाला जो होता है SPF नॉन टैक्सेबल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ये ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर होता है तो RPF में करता है तो एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। हियर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन एज फिक्स परसेंटेज। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट नॉन टैक्सेबल, नॉट अप्लीकेबल होता है यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो होता है एलिजिबल फॉर, तो आपको पता ही है जो भी PF का डिडक्शन होता है आपको 80C में मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 80C में डिडक्शन नहीं मिलता है, तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में डिडक्शन नहीं मिलता है, इसका ध्यान रखेंगे। PPF होता है ये भी डिडक्शन मिल जाता है। इंटरेस्ट की बात करें तो SPF में नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड होता है अप टू 9.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट में, एक्सेस इंटरेस्ट बिल भी टैक्सेबल एज अ सैलरी। तो यहाँ पे 9.5% आपको RPF में ध्यान रखना है इंटरेस्ट के केस में। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड PPF ये नॉन टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद लमसम अमाउंट नॉन टैक्सेबल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब उसके बाद ध्यान क्या रखना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये सेक्शन 16 है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी टाइम। लोअर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इनमें से जो लोअर होगा यानी लिस्ट होगा उसको आपको अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन। तो 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो ये हो जाता है किस केस में, स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहाँ पे 50,000 और अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो जो है वो डिडक्शन हो जाएगा। अभी ये नया आया जो उसका है। अब यहाँ पे इंटरटेनमेंट की बात करें तो 5,000 और आपका एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका मिनिमम यहाँ पे जो होगा यानी लोअर इनमें से वो आपका यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा 5,000 और यहाँ पे होगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो होगा लोअर वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। अब मीनिंग ऑफ सैलरी एंड डिफरेंट पर्पज से एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाएगा, मैं जल्दी उस पर डाल दूँगा। ग्रेचुटी कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक बेसिक प्लस DA लास्ट ड्रॉन। उसके बाद ग्रेचुटी नॉट कवर में बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन बीइंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 डेज मंथ प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट लीव इनकेसमेंट के केस में बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन बीइंग एवरेज ऑफ लास्ट 10 डेज मंथ इमीडिएटली फॉर द रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन लास्ट ड्रॉन सैलरी। फॉर रेगुलर बेनिफिट, ये फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो रेगुलर में क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो जाता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है इंटरटेनमेंट के केस में। और DA, अब यहाँ पे नोट 1 है कि DA ओनली इट्स फॉर्म ऑफ पार्टिंग, जो भी ये DA आप देख रहे हैं उसके बारे में बात किया गया है। और नोट टू कमीशन परसेंटेज ऑफ फिक्स ऑफ टर्नओवर, तो जहाँ जहाँ कमीशन है उसमें ये आपको ध्यान रखना है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, बोनस, फ्री अलाउंस, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में यहाँ पे बता दिया गया है एंटरटेनमेंट अलाउंस बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। तो ये सारे मीनिंग्स एक पेज पे मैंने ला के रख दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट और रेगुलर बेनिफिट जो है उसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यू टैक्स स्लैब रेट जो 2021 से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर 21-22 में जाएगा। और इस अभी 19-20 के लिए पुराना है, पुराने ही चलेंगे। तो यहाँ पे अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 लाख टू ₹5 लाख 5% रिबेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12,500 अंडर 87A। तो ये भी ध्यान रखेंगे 87A में कितनी रिबेट है, 12,500। उसके बाद 5 to 7.5 10%, 7.5 to 10 लाख 15%, 20%, 25, 30%। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका जिसमें भी बेनिफिट है आप उसमें ले सकते हैं। आप एम्प्लॉयर को भी अपने बता सकते हैं क्योंकि 1 अप्रैल से ही वो डिडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपना लास्ट ईयर के बेसिस पे इस ईयर का प्लस कर सकते हैं। अगर आपका इंक्रीमेंट होता है, मान लीजिए 50,000, 1 लाख जो भी अगर होता है, तो उस बेसिस पे आप अपना टैक्स कैलकुलेट करिए कि जो ओल्ड रिजीम था उसमें बेनिफिट है या आपका न्यू रिजीम में। जब आप फाइल करने जाएंगे तब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे
सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस में फाइल करना है, तो ऑनलाइन ये सुविधा आपको मिल जाएगी। अब बात करें पॉइंट टू रिमेंबर वाइल ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स लेवल, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। द टैक्स कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सच रेट्स विल बी सब्जेक्ट टू हेल्थ एजुकेशन से 4%। तो जो टैक्स है इसमें भी हेल्थ से 4% है। कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है एजुकेशन और हेल्थ से तो 4% पे आपको टिक करना है। उसके बाद ये जो न्यू रिजीम है 2021 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से लिस्ट ऑफ एग्जम्पशन से डिडक्शन है जो कि आपको इस नेक्स्ट सेलेक्ट में नहीं मिलेगा। तो LTA, कन्वेंस है, रिलोकेशन है, चिल्ड्रन एजुकेशन स्टैंडर्ड, यानी जो भी एक तरीके से मिलते थे आपको। HRA का एग्जाम्पशन, डेली एक्सपेंसेस, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्प अलाउंस, अदर प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। 80C से नहीं मिलेंगे, 80D से, E से, ये सारी चीज़ें बता दी गई चैप्टर में क्या क्या नहीं मिलना है आपको। अब देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस जो एक एक करके आए हुए हैं सैलरी सेक्शन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन सरकारी कर्मचारी 16A का है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि 5000 का एग्जाम्पशन मिल जाता है। कटौती की संविदा परिसीमा मतलब लिमिट्स क्या है यहाँ पे, तो 5000 का लिमिट है एट 20%, विच एवर इज़ लोअर था। उसके बाद यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ नॉट एग्जम्प्टेड इनकम, तो एग्जम्प्टेड इनकम कौन सा नहीं है, मेडिकल अलाउंस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो इसमें जो ऑप्शन दिए उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड इज़ एग्जम्प्टेड अप टू ₹800 पर मंथ, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं चिल्ड्रन अलाउंस है 100 पर 2 चाइल्ड, ये भी सही हो जाएगा। ओवर टाइम अलाउंस रिसीव्ड फुल्ली टैक्सेबल होता है 300 पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस, तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा, एक बचा हमारे पास, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप कभी कभी ऑप्शन को आपको नहीं पता है तो गलत कौन सा, अगर ये पता है तो सही आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 अप्रैल 1962। एक्ट तो 61 है बट केवल एक तरीके से कहें तो कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962 से स्टार्ट हो गया। उसके बाद फॉर असेसमेंट ईयर 2021 द मैक्सिमम लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना हो सकता है, यहाँ पे 2 लाख का लिमिट है। ये हाउस प्रॉपर्टी की मैंने नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने लेके आया है, इसको दिखाया। अब उसके बाद देखिए ग्रेचुटी का यहाँ पे पूछा है कि नॉट लेस देन किसको मिलता है, जो 5 साल की सर्विस कंप्लीट किया हो उसको मिलता है। जो 4 ईयर या 4.5 ईयर्स ने सर्विस कंप्लीट किया होगा तो उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की ही ये क्वेश्चन है कि इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा। तो ग्रॉस एनुअल जैसा कि मैंने बताया हाउस प्रॉपर्टी के लिंक में सारे मिल जाएंगे जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो म्युनिसिपल रेट, फेयर रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, साथ तीनों ही दिया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट से जो लोअर होगा। तो यहाँ पे हायर कौन सा 1,20,000, फिर इसमें से लोअर भी 1,20,000 है। उसके बाद 1,20,000 और 1,40,000 में हम कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 1,44,000। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्रिपरेशन करते रहिए, सारे वीडियोज़ में धीरे धीरे लेकर आऊँगा। जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके, वो सारे ये मान के चलिए कि आपके जुलाई से स्टार्ट होंगे। जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जुलाई अगस्त तक जाएंगे। अगर कोई हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर करते रहिए। बाकी मैं चीज़ें कोशिश करूँगा सारी चीज़ें कवर कर दूँ। अब मैंने स्टार्ट किया इनकम टैक्स, तो सोच रहा हूँ कि उसको कंप्लीट कर दूँ। 4-5 वीडियो और हैं जो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में जो DDA में अदर जैसे FM के हैं वो सारी चीज़ें जो शॉर्ट नोट हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी लेके आऊँगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं वो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के लिए। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो देखिए, आप प्रिपेयर करिए, नहीं तो इसमें आपका घाटा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाता है। क्योंकि जॉब आपको मिलेगी, सैलरी आपको मिलेगी, मुझे आप नहीं देने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप बाहर जाइए, प्राइवेट में आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे धक्के के, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा आपको तो जॉब की इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, कहाँ पे आई हुई है कहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो पता भी चल जाता है। प्रिपरेशन करिए 2-3 महीने ढंग से तो निकाल भी सकते हैं। सो बाकी आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।